हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। 2017 के पीसीएस के पेपर में हम लोगों ने पिछले वीडियो में 80 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज 81वां क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। चलिए आज का 81वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता, आयतन। आपका सही जवाब है आयतन। तो 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाया जाए तो एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार करने पर जो भौतिक राशि नहीं बदलेगी वो आयतन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको व्याख्या पढ़नी है तो आप रोक के पढ़ सकते हैं, नहीं चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोबाइल चार्जर होता है एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। मोबाइल चार्जर एक अपचाई ट्रांसफार्मर है जिसका उपयोग वोल्टेज को नीचे करने के लिए किया जाता है। इसमें एक रेक्टिफायर भी होता है जो निम्न एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। टेलीविजन दर्शक जिस एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में सिग्नल नहीं प्राप्त करते। प्रश्न है हमारा, टेलीविजन दर्शक जिस एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि? अब इसके क्या कारण हो सकते हैं वो देखते हैं हम लोग ऑप्शन में। एंटीना छोटे होते हैं। नंबर 2, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं। नंबर 3, बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। ये तीनों बातें सही हैं कि टेलीविजन दर्शक जिस एंटीना प्रयुक्त करते समय बरसात में सिग्नल क्यों नहीं प्राप्त कर पाते। नंबर 1 कारण ये भी है कि वह एंटीना छोटे होते हैं। दूसरे नंबर की कारण यह है कि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं। और तीसरे नंबर का कारण है कि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देती हैं। तो 1, 2, 3 तीनों सही है हमारे क्वेश्चन। 1, 2, 3 सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, क्यों? ऑप्शन है कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसकी आणविक संरचना के कारण, या प्रकाश के अवशोषण के कारण। तो इसका सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कटे हुए हीरे की जगमगाहट का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। क्वेश्चन नंबर 85 है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव, नाइट्रोजन का रिसाव। अगले ऑप्शन पढ़ने हैं तो देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव या कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव। तो भोपाल गैस त्रासदी का जो कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव था। कहाँ हुई थी यह घटना? भारत के मध्य प्रदेश में। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 2 से 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री के कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनेट मिक नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसके लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग शारीरिक अपंगता का शिकार हुए। क्वेश्चन नंबर 86 है, एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या इथाइल मरकैप्टन। तो इसका सही जवाब है इथाइल मरकैप्टन। व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी, कुछ काम देगी हम लोग को। द्रवित पेट्रोलियम गैस
प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है एवं घरों में रसोई गैस के रूप में उपयुक्त होता है। इसमें अत्यंत उच्च दाब पर प्रोपेन, ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन जैसे गैसें द्रवित होती हैं। इन्हीं द्रवित हाइड्रोकार्बन के मिश्रण को द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कहते हैं। यह प्राकृतिक गैस तथा पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन से प्राप्त होते हैं। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए इसमें कुछ दुर्गंधयुक्त इथाइल मरकैप्टन आदि मिला दिया जाता है, इसी से हमें पता चलती है इसका रिसाव। क्वेश्चन नंबर 87 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक बेकेलाइट, रेशम, केवलार और लेक्सान। रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है। रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है। बहुलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला अणु बनाते हैं। ऊन, रेशम, चमड़ा, स्टार्च एवं सेलुलोज आदि प्राकृतिक बहुलक हैं। याद रखना है, ऊन, रेशम, चमड़ा, स्टार्च, सेलुलोज आदि प्राकृतिक बहुलक हैं। बेकेलाइट, केवलार और लेक्सान कृत्रिम बहुलक है। यूरिया है। यूरिया है, क्या है यूरिया? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, एक पादप हार्मोन, एक ऊर्जा शोषी पदार्थ। तो यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कुछ। यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2 का CO होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार जहरीला ठोस पदार्थ है। यह जल में अति विलेय है। यह स्तनपायी और सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका उपयोग होता है। कृत्रिम विधि से सबसे पहले यूरिया बनाने का श्रेय फ्रेडरिक ओहलर, नाम याद रखेंगे हम लोग, फ्रेडरिक ओहलर को जाता है। बड़े पैमाने पर यूरिया का उत्पादन द्रव अमोनिया तथा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो इसका सही जवाब है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल जो है एक कार्बनिक अम्ल है जो अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल तो अंगूर और इमली में हो ही गया है। और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फलों के मीठे स्वाद का कारण जो है माल्टोज, साइबोज, लैक्टोज या फ्रैक्टोज। तो फलों की शर्करा है फलों के मीठे स्वाद का, जिसको कहते हैं फ्रैक्टोज। तो फलों के मीठे स्वाद का जो कारण है उसमें पाई जाने वाली फ्रैक्टोज है। और फल शर्करा को फ्रैक्टोजन, फल शर्करा फ्रैक्टोज ही ये कार्बनिक यौगिक है, इसका स्वाद मीठा होता है। इसका जो अणुसूत्र भी ग्लूकोज की तरह होता है, C6H12O6 होता है इसका अणुसूत्र। तो फलों के मीठे स्वाद का कारण फ्रैक्टोज हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिलान करना है उत्पाद का स्रोत से कि कौन से स्रोत किस उत्पाद से मिले हैं। कौन सा उत्पाद किसका स्रोत क्या है? जैसे अफीम, अफीम का स्रोत है क्या है? हींग का स्रोत क्या है? रबड़ का और कुनैन का। अफीम का स्रोत है फल, अफीम का स्रोत है फल। तो हम ए को मिला देंगे 3 से, ए को 3 से मिला दीजिए। अफीम का स्रोत है फल। दूसरा है हींग, हींग का जो स्रोत है हींग जड़ से प्राप्त होती है। हींग जड़ से, बी को 2 से मिला देंगे। तीसरा रबड़, रबड़ जो मिलती है तना से, रबड़ मिलती है तना से। और कुनैन छाल से प्राप्त होती है, सिंकोना नामक पेड़ के छाल से, और जिसका हम मलेरिया के इलाज में भी उपयोग करते हैं। कुनैन छाल, कुनैन को मिलेगी छाल से। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक तरफ लिखा है प्रदूषक और दूसरी तरफ है प्रदूषक से होने वाली बीमारी। पारा, पारा की, अब प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ प्रदूषक लिखे और दूसरी तरफ लिखा है होने वाली बीमारी। तो इसमें यह बताना है कि कौन से प्रदूषक से कौन सी बीमारी नहीं होती। तो पारा की अधिकता से हो जाता है मिनीमाटा बीमारी, सही है।
कैडमियम की अधिकता से हो जाता है इटाई बीमारी, ये भी सही है। नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये भी सही है। फ्लोराइड आयन से अपच नहीं होता है, फ्लोराइड आयन से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, फ्लोराइड आयन से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है फ्लोराइड आयन से। अगले प्रश्न तब बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में सक्षम नहीं है, असक्षम है, मतलब कि मानव शरीर सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। दूसरा कारण क्या है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। अब इसमें बताना कौन सा सही कौन सा गलत। सही ए और आर दोनों सही हैं। सही ये भी है कि मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, और दूसरी बात सही है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम विद्यमान है, लेकिन जो है कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सुई चुभाने पर शरीर का कौन सा अंग जो है दर्द महसूस नहीं करेगा। सुई चुभाने पर शरीर का कौन सा अंग दर्द महसूस नहीं करेगा। त्वचा, मस्तिष्क, हृदय, नेत्र। मस्तिष्क। सुई चुभाने पर शरीर का मस्तिष्क जो है दर्द महसूस नहीं करेगा। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते। हिरन, गीदड़, जेब्रा और घोड़ा। किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते। हिरन, गीदड़, जेब्रा और घोड़ा। तो गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं, गीदड़ के खुर नहीं पाए जाते हैं। अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। एक तरफ लिखा हार्मोन और एक तरफ लिखा कार्य, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा हार्मोन किस कार्य के लिए सुमेलित नहीं है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं। इंसुलिन, रक्त शर्करा का नियंत्रण, तो सही है। अग्न्याशय से निकलती है लैंगरहैंस के द्वीपकाओं से इंसुलिन, ये रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है, एकदम सही है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, ये भी सही है, तो ए सही है, बी भी सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण करता है, ये भी सही है। चौथा गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन, ये गलत है। तो देख लेते हैं गैस्ट्रिन का काम क्या है। फिर गैस्ट्रिन का जो काम है, गैस्ट्रिन का जो है यह उदर में स्थित होता है और गैस्ट्रिन ग्रंथियों को पेप्सिन एंजाइम का एक अक्रिय स्वरूप और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के श्रावण के लिए उद्दीप्त करता है। गैस्ट्रिन का श्रावण उदर में भोजन के पहुंचने से आरंभ होता है। न्यून पीएच इस श्रावण में रुकावट डालता है। अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो अगर पित्ताशय में पत्थरी हो गई है तो क्या नहीं खाना चाहिए इंसान ज़्यादा। कौन सा पाचन किसका प्रभावित होता है। प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का। तो जो पित्ताशय में पत्थर है वो प्रभावित करता है वसा के पाचन को। इसकी व्याख्या देखते हैं क्योंकि व्याख्या से इसमें काम के क्वेश्चन मिलेंगे हमको। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली बात, यकृत की कोशिकाओं से पित्त का स्रावण होता है जो पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशयी नलिका गृहिणी में खुलती है। पित्त वसा के इमल्सीकरण में मदद करता है और उसे बहुत छोटे छोटे मिसेल कणों में तोड़ता है। पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर पित्त के श्रवण को बाधित करता है जिससे वसा का इमल्सीकरण बाधित होता है, तो वसा के पाचन में जो है दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग है। कौन सा आनुवांशिक रोग है। रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया और वर्णांधता। तो आनुवांशिक रोग नहीं है पूछा, सॉरी प्रश्न पढ़ने में मिस्टेक हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। तो रतौंधी आनुवांशिक रोग नहीं, बाकी रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णांधता सभी जो है आनुवांशिक रोग हैं। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, विटामिन ए की कमी से। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं, इसके लिए देखते हैं क्या है जो सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ लिखा हार्मोन, एक तरफ है कार्य। एक तरफ लिखा हार्मोन, एक तरफ लिखा कार्य।
विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारण, दूसरा विटामिन C प्रतिस्कर्वी कारक, तीसरा विटामिन D बंध्यारोधी कारक और चौथा विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक। तो एंटी एनीमिक फैक्टर सही है विटामिन B12 में। विटामिन C प्रतिस्कर्वी कारक ये भी सही है। विटामिन D से होता है सूखा रोग, ये सही नहीं। तो विटामिन D से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है और बड़ों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो ये गलत है क्योंकि बंधता रोधी कारक विटामिन E की कमी से होता है, तो ये वाला सही नहीं है। विटामिन K प्रति रक्तस्रावी कारक, विटामिन K जो है खून का थक्का बनने में सहायता करता है, तो लोग खून को रोकने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 100 चलते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो सबको पता होगा, रतौंधी, कर्क रोग, घेंघा और अस्थि सुरिस्ता। तो आयोडीन की कमी से हो जाता है घेंघा रोग। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि रोकने के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो आज हमने अपने 100 प्रश्न तक कर लिए हैं। इसके अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं शुरू से क्वेश्चन, तो आप लोग जाके पीछे वीडियो देख सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने रिश्ते नातेदारों दोस्तों को भेज दीजिए, सब लोग सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।